नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप 17 दिसंबर को अपना प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पहले कुछ अपडेट्स वाली बातों के साथ जो हमेशा की तरह मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। एक तो ये चीज़ के 13 दिसंबर की जो चेंजेस थी वो अब किक इन कर चुकी हुई हैं। लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने जिक्र किया था, काफ़ी डिटेल में कोशिश की थी कि मैं उन सारी चेंजेस का जिक्र कर दूं जो कि 13 दिसंबर से लागू हो रही हैं या जो 1 जनवरी से लागू हो रही हैं। सो उनके अंदर मैं भी दोबारा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल है सबको अफेक्ट करने वाली है वो उन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करने वाली है जो कि अब PSW जो कि अब एंटरप्रेन्योर के ऊपर स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अब वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा, वहां से अप्लाई करके आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट उसमें बताई थी वो ये कि जो बैंक्स वाला एक पॉइंट था जो कि PBS के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है वो किसी ऐसे बैंक की तरफ से होनी चाहिए जिन बैंक्स के साथ वो अपनी वेरिफिकेशन प्रोसेस को चला सकें। जहाँ पे वो प्रोसेस चल सकता है उन बैंक्स को उन्होंने लिस्ट कर दिया हुआ होम ऑफिस की वेबसाइट्स के ऊपर। सो अगर आपका बैंक उस लिस्ट के अंदर नहीं आता तो आपके बैंक को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। सो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि ऐसी कोई चीज़ ना हो और आप किसी ऐसे एक वो ट्रैप के अंदर ना फंस जाएं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और जो आ रही है अभी, आज मैं वो पढ़ रहा था, फ्री मूवमेंट के ऊपर पढ़ रहा था, उसके अंदर एक चीज़ जो लिखी हुई थी विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जुडिशियल रिव्यूज़ के लिए एक नई कंसल्टेशन शुरू की गई है। उस कंसल्टेशन का मतलब क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि जी देखा जाए कि जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशंस को किस तरह से लेके चला जाए। अभी अगर आपने जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन करनी हो तो जो भी वकील आपकी अपनी फ़ी चार्ज करे वो तो अलहदा होती है, जो कोर्ट की फीस जाती है वो अभी तक सिर्फ 60 पाउंड्स पे है। अब जो कंसल्टेशन में कहा जा रहा है वो ये कि इस कोर्ट की फीस को बढ़ा के 235-260 के करीब कुछ इस तरह से कुछ फीस डाली जाए। फिर जो ओरल हेयरिंग्स हम करते हैं जो कि जिसको हम रिन्यूअल हेयरिंग कहते हैं, अब वो क्या बात होती है, आपने जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन की जो कि आपकी पेपर्स के ऊपर होती है। अब उस जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन को देखा जाता है एक जज की तरफ से। अगर जज इसको देख के फैसला करता है कि नहीं इसको मैंने परमिशन नहीं देनी, इस मेरिट को इस केस को मैं डिसमिस करता हूं या इस एप्लीकेशन को मैं डिसमिस करता हूं या रिफ्यूज करता हूं, तो उसके बाद आपके पास 7 दिन का टाइम होता है उसको जाके एक ओरल हेयरिंग का रिक्वेस्ट करने के लिए कि जी 7 दिन के अंदर अगर आपने रिक्वेस्ट कर दी तो आपको एक ओरल हेयरिंग दी जाएगी। आमतौर पर उसका 30 मिनट्स का टाइम एस्टिमेट दिया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अच्छा अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई पॉइंट को मिस कर दिया जज ने या फैसला सही नहीं किया तो आप आके अपनी ओरल हेयरिंग के अंदर उस पॉइंट को आर्ग्यू कर सकते हैं। अब वहां जाके हम उसको करते हैं। फिर अब जो चीज एक और कही जा रही है वो ये कि जिन केसेस के अंदर ये चीज कह दी गई है कि द क्लेम इज टोटली विदाउट मेरिट, यानी इसके अंदर बिल्कुल कोई जान नहीं है, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन को रिफ्यूज करते हुए अगर ये चीज कही गई है तो उनके लिए भी ओरल हेयरिंग को खत्म कर दिया जाए। दूसरी चीज उन्होंने और जो कही वो ये कि उन केसेस में जहां पे ऑलरेडी एक उन्हीं इश्यूज के ऊपर एक ट्राइब्यूनल हेयरिंग हो चुकी है, फॉर एग्जांपल, उसको ओरल हेयरिंग का टाइम नहीं मिलना चाहिए। ये सब कुछ करने का क्या मकसद है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज भी फिर मैं वो उसी बात को रिपीट करना चाहता हूं, जो भी सख्तियां आती हैं लॉ के अंदर वो सब एक रिएक्शन के तौर पे आ रही हैं। वो रिएक्शन क्या है या क्यों है? वो इसलिए है कि लोग इतना अब्यूज करते हैं एक चीज को कि उसके बाद उनको कोई ना कोई ऐसी चीज लानी पड़ती है कि उस अब्यूज को रोका जाए। अब जुडिशियल रिव्यूज की क्या बात है, मैंने कुछ अर्सा पहले एक जिक्र किया था कि एक वार्निंग आई है हाई कोर्ट की तरफ से, एक उन्होंने प्रैक्टिस डायरेक्शन दी है, उसके अंदर उन्होंने वार्निंग ये दी है कि जो लोग लास्ट मिनट जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशंस करेंगे जिनके अंदर कोई मेरिट नहीं है, या जो फर्म्स वो एप्लीकेशंस करेंगी जिनके अंदर कोई मेरिट नहीं है, उन फर्म्स को वो एक नेम एंड शेम कैंपेन का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी उन सोलिसिटर्स को नेम किया जाएगा कि ये वो सोलिसिटर्स हैं जिन्होंने बगैर मेरिट के एक एप्लीकेशन सिर्फ आखिरी लम्हे में इसलिए डाली कि किसी ना किसी तरह से एक सिस्टम को या एक प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट किया जाए। अब हम लोग जब आपकी एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं, हमारे पास एक पूरा फ्रीडम होना जरूरी है कि हम आपके केस के लिए फाइट कर सकें। अगर मेरे पास एक क्लेम आता है, अब आज एक बंदा आया मेरे पास, उसने आके मुझे बताया कि जी ये मेरी एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन थी, मैं इस एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन को अपील करना चाहता हूँ। मैंने उसको देखा, सारे मेरिट्स को देखा, अब मुझे उसमें जरा सी भी जान नजर नहीं आती और मैंने उनको साफ बताया कि जी अगर आपने इसको चेसअप किया, इसके अंदर अभी आपका कुछ नहीं होगा, आज से 6-8 महीने बाद जाके आपकी अपील सुनी जाएगी। उस अपील के अंदर आपका होना कुछ भी नहीं, 10 मिनट में जज ने आपको बाहर भेज देना है, ये कह के कि जी ना आपके पास पैसे थे, ना ये था ना ये था, आपका काम इसके अंदर पूरा बनता ही नहीं। अब अगर ये चीज आप उनको नहीं कहते, मैं ये कहता हूं कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे पैसे बटोरने वाली बात करूं और बस इस क्लाइंट को घेरने वाली बात करूं और कल को जो भी कोर्ट में होगा देखा जाएगा। अब होना क्या है,
अगर मैं आज केस ले लूं उनका, कल को जब कोर्ट में हम पहुंचते हैं आज से 6 महीने बाद, अब कोर्ट में हमने तैयारी की जी, सारा कुछ किया, कोर्ट में गए, जाके जज ने 10 मिनट में बाहर निकाल दिया, मैंने आके क्या कहना क्लाइंट को? यही कहना ना कि जी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, जज नहीं माना, कुछ नहीं हो सका। हाँ, अगर आपके केस के अंदर मेरिट्स हों और आप फाइट करो और लड़ते लड़ते फिर आपको केस को खत्म कर दिया जाए, तो फिर दुख नहीं होता। दुख कब होता है? जब एक चीज को मिसयूज करके सिर्फ एक धोखे की तरह से आपको कोर्ट में ले जाया जाए, उसका कोई फायदा नहीं। इस चीज से मुझे बड़ी शदीद आग लगती है जब मैं इस तरह की चीजें देखता हूं। अब ये जो वार्निंग आई है हाई कोर्ट की, वो इसीलिए आई है क्योंकि इतने लास्ट मिनट एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं। अब एक बंदा है, उसका असाइलम क्लेम हुआ, रिफ्यूज हो गया, उसने अपील की, रिफ्यूज हो गई, अपील राइट सारे एग्जॉस्टेड हो गए, फ्रेश क्लेम किया, रिफ्यूज हो गया, और ऊपर से ये भी पता चला कि जी सब कुछ जो वो कह रहा है वो झूठ है। उसके डॉक्यूमेंट्स गलत साबित हो गए, उसकी स्टेटमेंट्स गलत साबित हो गई, उसके एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो झूठा साबित हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके केस के अंदर कुछ नहीं बाकी रहा। अब उसको आप जाके कहो हाँ जी आपका फ्रेश क्लेम करेंगे और फिर देखो बड़ा काम आपका चल पड़ेगा। अब फ्रेश क्लेम आप करते हैं, वो भी रिफ्यूज कर दिया गया, ये क्या कि जी पहले भी केस में कोई जान नहीं थी, अभी भी जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं फ्रेश क्लेम के लिए, ये भी झूठ है। अब अगर ये प्रूव हो जाता है वहां पे, उसके बाद आप किस मुंह से जुडिशियल रिव्यू में जाओगे? लेकिन मेरे पास अभी भी रोजाना केसेस आते हैं जो और वकीलों ने जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशंस अंधाधुंध लगाई होती, क्या? सिर्फ इसलिए कि उनको एक पैसे मिल जाते हैं और उनको कोई परवाह नहीं कि आगे से उस एप्लीकेट का क्या होता। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, मैं भी खुद भी वकील हूं, मैं भी जब हर दफा एप्लीकेशन करता हूं, मैं कभी भी नहीं बता सकता क्लाइंट को कि ये 100% आपका काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक दयानतदारी से सही तरह से बताते हो क्लाइंट को कि इसमें क्या वो आपको परसेंटेज नहीं, क्या चांसेस नजर आते हैं कि ये चीज हो भी सकती है कि नहीं, कोई जान है भी कि नहीं। अगर मुझे इतनी सी भी जान मिल जाए ना, तो मैं उस पर लड़ पड़ता हूं, क्योंकि कुछ पता नहीं कि वो इतनी सी जान भी आपको केस को कहां से कहां पहुंचा दे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, एक बंदा बेचारा मरीज हॉस्पिटल गया, दम तोड़ गया, अब उसको आप कब्रिस्तान ले जाते हुए आप उसको कह दो कि अच्छा बीच में एक और वकील आ गया, अब इसको भी दिखा लेते हैं, या एक और डॉक्टर आ गया, इसको भी दिखा लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये जो सारी चेंजेस आते हैं, जो इतनी सख्तियां आती हैं, वो रिएक्शंस हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये जो अभी चेंज आई है 13 दिसंबर को, ये एक रिएक्शन है, क्योंकि उनको ये नजर आया कि लोगों ने बेतहाशा एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशंस डाली हैं, स्पॉन्सर्स झूठे लगा के खरीद के, जिनके पैसे कभी भी यूके में आने नहीं है, ना ही उन पैसों को कभी यूटिलाइज किया जाना बिजनेस में, सिर्फ उनके ऊपर वीजे दिए गए हैं। अब वो वीजे तो लग गए उनके, जिन वकीलों ने लगाए वो वकील बड़े दंदनाते फिर रहे होंगे कि जी देखो हमने वकील ने अपना काम किया और वीजा लगवा दिया। जिसका काम करवाया उस बेचारे को क्या प्रॉब्लम होगी? नेक्स्ट टाइम वो ट्रैवल कर रहा होगा, उसको एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे, उसको कहीं काम कर रहा होगा, उसको वहां पे पकड़ लेंगे और कहेंगे भाई आपको तो एंटरप्रेन्योर वीजा लगा हुआ है, आप इधर काम करते फिर रहे हो। अगर उसका बिजनेस नहीं चला हुआ, किसी भी वक्त उसको प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मकसद क्या है? उन लोगों के हाथों में मत पड़ो जिन लोगों का मकसद ही सिर्फ पैसे बटोरना है और धोखा देना है, क्योंकि होता क्या है कि नुकसान सिर्फ आपको होगा, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज होते होते अब होम ऑफिस ने सख्तियां इतनी ज्यादा कर दी हैं कि ये सारे रास्ते जैसे जैसे उनको कोई रास्ता नजर आता है वो उसको बंद करते जा रहे हैं कि अच्छा ये भी बंद करो, ये भी बंद करो, ये भी बंद करो। अब जो लास्ट मिनट जुडिशियल रिव्यूज थे, अब हर वकील करता हुआ घबराएगा कि यार मेरा मेरिट कोई है एप्लीकेशन में तब मैं करूं, वरना मुझे बदनाम किया जाएगा जजेस की तरफ से। ऑब्वियसली बंदा नहीं चाहता है कि उसका नाम कहीं पे भी खराब हो। कुछ लोग होते हैं मेरे ख्याल है वो कहते हैं कि जी जितना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। सो वही चीज है कि वो उस तरह चलते रहेंगे, लेकिन हर दफा इस तरह की चीज अच्छी नहीं होती। जो जुडिशियल रिव्यूज की बात है, जो एंटरप्रेन्योर्स की बात है, जो स्पाउस वीजास के साथ पहले होता रहा, जो यूरोपियन केस वर्क के अंदर हो रहा है, जो शादियों के साथ हो रहा है, ये सारी वो चीजें जिनको अब्यूज को एक रिटेलिएशन के तौर पे अब उसको होम ऑफिस से सख्तियां की जा रही। एनीवे, कहने का मकसद मेरा सिर्फ आज बताने की जो बात थी वो ये थी कि चेंजेस जो आ रही हैं वो सख्त हैं और रिटेलिएशन के तौर पे आ रही हैं। अपने जो भी अगर आपको कोई गलत काम करने को कहता है, कोई गलत रास्ते पे चलने को कहता है कि यार ये शॉर्टकट है, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, प्लीज उस तरफ मत जाइए। इन शॉर्टकट्स का कोई फायदा नहीं होता, आपका केस खराब होता है और कल को कानून में और ज्यादा सख्ती आएगी, आपके लिए और मुश्किल होगा, तब तक कि जब तक बिल्कुल गला घोंट ना दिया जाए और आपके लिए कोई भी रास्ता ना बचे और फिर बंदा कहे यार अब तो वाकई कुछ नहीं बचा, यहाँ पे निकलो यहाँ से। सो वो नौबत आने से पहले बेहतर है कि किसी सही तरह से चले। मेरा ख्याल है मेरा लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा हो गया, फोन कॉल की तरफ चलते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे 2 सवाल छोटे छोटे पूछने हैं। बताइए।
ये कि मैं बड़ी कंफ्यूजन हुई भी है। नेशनैलिटी के लिए जो एप्लीकेशन करनी है उसके ऊपर मेरे साइन तो होंगे, दूसरा मेरे हस्बैंड के भी साइन चाहिए स्पाउस वीजे के लिए ना। अच्छा। मेरे हस्बैंड के साइन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और दूसरी बात ये है कि मुझे पता है उनका पासपोर्ट जाएगा मेरे हस्बैंड का साथ, उसके अलावा उनका क्या लगेगा? और तीसरी बात ये कि वो जो सेरेमनी करते हैं उसमें क्या कोई इंटरव्यू होता है या क्या होता है? और तीसरी बात ये है कि आप मैनचेस्टर कब आ रहे हैं? बिकॉज लंदन आना थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी क्योंकि आपके सारे केस हमने करवाए हैं, माशाल्लाह कामयाब हुए हैं। पहले IRR मेरा, फिर जब वो क्या इंडेफिनेट मिला, अभी नेशनैलिटी अप्लाई करने लगे हैं। मेरी फ्रेंड्स आती हैं, हमने 2000 दिया, हमारा काम नहीं हुआ, हमने 3000 दिया, हमारा काम नहीं हुआ। मैं कहती हूँ अली भाई के पास जाओ, थोड़े से पैसे लेते हैं और काम भी माशाल्लाह हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। ये मेरी सबसे अच्छी मार्केटिंग है। थैंक यू वेरी मच। हाँ। मैं आपको जवाब देता हूँ, आप गौर से सुनिए। सबसे पहली जी, चीज हाँ। जो आपका मैनचेस्टर वाला सवाल है, मैनचेस्टर में पिछले वीकेंड गया हुआ था। अभी ये जो वीकेंड गुजरा है इसमें तो मैं बर्मिंघम में था, वहां पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। उससे पिछला वीकेंड मैं मैनचेस्टर में था। सो अब मेरा मैनचेस्टर का प्रोग्राम छुट्टियों के बाद ही होगा। छुट्टियां शुरू हो रही है 21 तारीख से, इसके बाद जनवरी में अब मैनचेस्टर में आऊंगा। सो आप सिर्फ इतना करें कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए दफ्तर में। मेरा यही होता है कि जब इतने नंबर जमा हो जाते हैं कि मुझे कोई वो कहें कि जी एक दिन आप आ जाओ वहां पे, तो जो भी दिन कहेंगे मैं उस दिन पे फिर आ जाऊंगा, अगर मेरे कोर्ट में बिजी नहीं हो तो। सो हम उस तरह से पे कर सकते हैं। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, फिर हम एक दिन सेट करके मिल लेंगे आके। सो एक तो वो बात होगी। जो दूसरा आपने नेशनैलिटी वाला पूछा जी, हस्बैंड के सिग्नेचर्स की सिर्फ एक जगह है, वो आपकी जब इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन जानी होती है उसके अंदर। आपको जब नेशनैलिटी की एप्लीकेशन आपने करनी है, वो उस फॉर्म के ऊपर हस्बैंड की सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपने सिर्फ हस्बैंड का पासपोर्ट साथ लगाना है, अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगाना है, एंड दैट्स इट। और आपको कुछ और हस्बैंड की तरफ से लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ आपने उनके कोई पे स्लिप्स नहीं लगानी, कोई और लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं लगाना, कुछ ऐसी चीज नहीं करनी। यू सिंपली हैव टू से कि जी आपकी मैरिज अभी भी चल रही है, इस मैरिज की बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव मिली थी और अभी भी आप हस्बैंड के साथ हैं, इसलिए 3 इयर्स के बाद आप अपना अप्लाई कर सकती हैं जो आपकी नेशनैलिटी के लिए आपने अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स का आपने पूछा, वो मैंने आपको बता दिया। सिग्नेचर का पूछा आपने, वो मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल है इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं थी। कुछ और अगर आपका था वो मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट अदर देन दैट कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से करें। जो डॉक्यूमेंट्स टोटल लगाने होते हैं जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, आपने सिटीजनशिप सेरेमनी का पूछा था, सॉरी मुझे याद आ ही गया। आपने सेरेमनी का पूछा था कि कोई इंटरव्यू होता है कि क्या होता है। सिटीजनशिप सेरेमनी में मकसद ये है कि आपने जाके अपना ओथ ऑफ एलिजियंस लेना है। ये जिन लोगों को नहीं समझ आता इसका मतलब क्या होता है मैं बताता चलूं कि आपने एक हल्फ उठाना है। हल्फ उठाने का मतलब ये है कि आप जाके कहते हैं कि जी मैं अपनी जो सिंसेरिटी है और जो अपनी एलिजियंस का क्या वर्ड होगा, जो मेरी जो हमदर्दियां हैं वो सारा कुछ मैं इस कंट्री के साथ करने को तैयार हूं। नेशनैलिटी लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम जाके बस वहां खड़े हो जाएं और कहें हाँ जी ठीक है, इन गोरों ने हमारे ऊपर हुकूमत की थी, इनकी ऐसी की तैसी, अब हम इनसे बदला लेंगे। ऐसा कोई मजाक नहीं होता। ये काफी एक धकियानूसी किस्म की सोच है और मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। सिर्फ इसलिए कि हम जब इस मुल्क में आते हैं, यहाँ आके रहना शुरू करते हैं, यहाँ के कानून को अपनाते हैं, यहाँ के कल्चर्स को अपनाते हैं, यहाँ की चीजों के मुताबिक चलते हैं, सिंपली यहाँ रह के। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई बहुत सारा वो पब में जाके बैठा हुआ है तो आप भी जाके सारा पब में बैठे हुए, कोई पार्टी कर रहा है बहुत ज्यादा तो आप भी बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हैं। नहीं, हर बंदा डिफरेंट होता है। अगर आप अपने मजहब के साथ चलना चाहते हैं चलिए, अगर आप अपने कल्चर के साथ चलना चाहते हैं चलिए, लेकिन अगर आप इस मुल्क में रह रहे हैं और आप कहें कि जी मैंने यहां रहते हुए जिंदगी उसी तरह गुजारनी जिस तरह मैं अपने मुल्क में गांव में गुजार रहा था, तो वो ज्यादती है आपके साथ भी और इस मुल्क के साथ भी। जब आप नेशनैलिटी के लिए जाते हैं, नेचुरलाइजेशन के लिए जाते हैं, अपनी सेरेमनी के लिए, वहां पे आपने जाके ये वादा करना होता है, ये हल्फ उठाना होता है कि आप इस मुल्क के कानून को और इस मुल्क की कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को लुक आफ्टर करेंगे। अब अगर आप मजहबी हैं तो ये आपका मजहब भी आपको कहेगा करने के लिए कि अपने कानून को बालादस्ती दो, अपने कानून को ऊपर रखो। अगर आप कहते हो कि नहीं जी मेरा मजहब सबसे ऊपर है, इस मुल्क को मैं जूते मारूंगा, तो फिर यहां पे आपके रहने की कोई सेंस नहीं बनती। सो जो आपकी वो सेरेमनी होती है उसमें आप वहां पे जाते हैं, आपको रोब पहनाया जाता है, आपको वहां पे नेशनल एंथम उनका चलता है, आप उसके साथ पढ़ते हैं, वो वर्ड्स पढ़ते हैं, उसके बाद एक छोटी सी कोई स्पीच की जाती है जो भी वहां पे चीफ गेस्ट होता है, फिर आपको आपका सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया जाता है। सो वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि वो आपसे जो इंग्लिश वाली बात आती है, लोग समझते हैं जी पता नहीं क्या हो जाएगा वहां पे, इंग्लिश में जाके क्या मसला होगा, होता कुछ भी नहीं है। आप जाएं, वो आपसे पूछते हैं जी
हैड अ नाइस डे, कैसा दिन गुजरा आपका, कैसा लग रहा है, वेलकम टू ब्रिटेन, दिस दैट दैट, कोई इस तरह की बातें होती है, कोई हल्की फुल्की चैट होती है और कुछ भी नहीं होता। हाँ, जब आपकी नेशनैलिटी जब आपको मिल जाती है, अपनी नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपकी फोटोग्राफ वगैरह वहां पर होगी, फिर आप निकल आते हैं वहां से। अब आपने जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हुए उसमें आपका इंटरव्यू होता है। वो जो इंटरव्यू होता है पासपोर्ट के लिए, उसके अंदर फिर आपसे सारे सवाल जवाब किए जाते हैं जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में होते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिल कर रहे होते हैं तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां पे दी है वही सारी इन्फॉर्मेशन आपसे वहां पे रिकन्फर्म की जाती है। सो अब वो ऑब्वियसली इंग्लिश में किया जाएगा, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की भी कंफर्मेशन हो जाती है कि जी आपको इतनी इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी आती है कि आपने वो लाइफ इन द यूके टेस्ट किया होगा अपनी इस नेशनलाइजेशन के लिए। सेकेंडली, आपसे जो डिटेल्स पूछी जाती हैं वो डिटेल्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी हुई हैं वो यहाँ पे आप रिकन्फर्म कर देते हैं, उससे आपकी आइडेंटिटी भी प्रूव हो जाती है, आपकी जो सर्कमस्टांसेस है वो भी प्रूव हो जाते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको काफी बेहतर पिक्चर अब मिल गई होगी कि क्या होता है इन एप्लीकेशन सेरेमनी में, क्या होता है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है कि लेक्सी में DLR मिली थी तो उसमें उन्होंने वाइफ को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन मेरी वाइफ मेरी इंडिविजुअल असाइलम में डिपेंडेंट नहीं थी, तो लेकिन लेक्सी की रिप्रेजेंटेशन में मैंने उन्हें एज ए डिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। तो मैंने इस बेस पे चैलेंज किया कि उनको भी डिक्लेयर करना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू कराया था। और जुडिशियल रिव्यू का सेकंड पार्ट ये था कि मुझे ILR मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैं 395C में आता था जब उस टाइम उन्होंने 2009 से मेरी लेक्सी चल रही है। ठीक। तो आफ्टर लॉन्ग प्रोसीजर उन्होंने कॉन्सेंट ऑर्डर भेजा, वो वापस कर दिया कि 3 महीने में वो रिकंसिडर करेंगे। अभी 3 महीने गुजर के फिर मैंने उनको रिप्लाई किया तो सोलिसिटर ने फैक्स किया तो उन्होंने कि आपका 3 महीने गुजर चुका है। तो अभी उनका रिप्लाई आया है कि वो मेरी वाइफ को भी उतनी लीव ग्रांट करने के लिए रेडी हैं जितनी मुझे मिली थी, यानी मेरा 1 साल गुजर चुका है। तो मेरी वाइफ को वो कौन सी लीव अभी ग्रांट करेंगे, डिस्क्रिशनरी लीव, ओल्ड रूल या न्यू रूल? वो जब मेरी एक्सपायर होती है तो उस डेट तक वो अलाउ कर रहे हैं कि मेरी वाइफ को ग्रांट करेंगे, लेकिन मेरी ILR का उन्होंने नहीं किया। तो मेरा सिर्फ ये आपसे हेल्प है कि क्या मुझे ये ले लेनी चाहिए और ILR को भूल जाना चाहिए? नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली उन्होंने DL फॉर्म एक्सटेंशन के लिए बनाया है डिस्क्रिशनरी लीव के लिए, तो क्या डिस्क्रिशनरी लीव के लिए भी DL फॉर्म यूज होगा या FLR होगा? इन दोनों में फर्क क्या है, अगर आपने ये देखा है तो प्लीज। ओके, मैं बताता हूं सर। पहला सवाल का जवाब तो मैं आपको ये दे दूं कि जो DL फॉर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं मैंने अभी तक नहीं देखा, सो पता नहीं कब आया है ये, मुझे अभी तक कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ इसको देखने का। दूसरी बात ये, इससे पहले जो वो एप्लीकेशन को देखते थे वो HPDL में चलता था, यानी ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन एंड डिस्क्रिशनरी लीव, उसके लिए वो फॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते थे। और अगर आप करना चाहें तो आप FLRO फॉर्म के ऊपर भी कर सकते थे। FLR का मकसद यही होता है कि आपने कोई भी चीज, किसी भी चीज की तरफ जाना हो जो कि आपकी किसी और फॉर्म के अंदर कवर्ड नहीं है, तो आप FLRO के अंदर उसको कर सकते हैं और अपनी सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए FLRO एप्लीकेशन जो होती हैं वो सबसे कॉमन होती हैं, बिकॉज आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स जब भी देखा जाता है तो उसके अंदर उसको आप लेके चल सकते हैं। अब मैं आता हूं आपके मेन सवाल के ऊपर जो आपका था कि लेगेसी में आपने फाइट किया, जितना भी आपने फाइट करना था, आपको उन्होंने फाइनली जाके डिस्क्रिशनरी लीव दी 3 साल की। और डिस्क्रिशनरी लीव देने के बाद आपकी वाइफ जो कि आपकी पार्टनर थी और आपके साथ चल रही थी और आपके साथ रह रही थी, उनको नहीं दी, क्योंकि उनके मुताबिक यह था कि ओरिजिनल जो आपका असाइलम क्लेम था उस तक वो आपकी डिपेंडेंट नहीं थी। बात तो जो लेगेसी वाली है, मैं पहले सबसे मोटी बात जो बताने वाली है, जो समझने वाली है, वो सबसे जो इंपॉर्टेंस जिस चीज की है वो ये है, लेगेसी के कोई कानून लिखा हुआ नहीं है। ये चीज समझ लें, कानून क्या कहता है। लेगेसी के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जी जो पुराने केसेस हैं हम उन केसेस को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद या हम उन लोगों को यहां से निकाल देंगे या हम उन लोगों को कोई यहां पे लीव दे देंगे रहने के लिए। और जो उन्होंने अपना क्राइटेरिया रखा था उसको डिसाइड करने के लिए कि किन लोगों को वो स्टेटस दे सकते हैं, क्योंकि एक रफ आइडिया तो होना जरूरी है ना। अब वो रफ आइडिया क्या था उनका, वो ये था कि अगर आपने असाइलम किया मार्च 2007 से पहले, आप न्यू असाइलम मॉडल के अंदर नहीं आते और आपका होम ऑफिस के साथ कनेक्शन रहा। अब वो कनेक्शन कैसे रहा, या आप साइन करने जाते रहे, रिपोर्टिंग पे आपको लगाया गया तो आप रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस पूरी करते रहे, या आपको अगर उन्होंने लगाया कोई आपकी नई एप्लीकेशंस होती रही, कोई आपकी अपील चलती रही, कोई आपकी फर्दर रिप्रेजेंटेशन चलती रही, कुछ ना कुछ आप करते रहे। और अगर आपका होम ऑफिस के साथ कॉन्टैक्ट रहा थ्रू आउट दैट टाइम, उसकी बेस पे वो आपको आमतौर पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे रहे थे। अब हुआ ये
कि जब उन्होंने देखा कि जी ये तो लोग आते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, और रिप्रेजेंटेशंस आती जा रही हैं, इन लोगों को भी देना पड़ रहा है। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने कहा जी अब इनको रोकना पड़ेगा, हम हर एक को तो नहीं दे सकते। सो उन्होंने वहां पर दरवाजा अपना बंद कर दिया। अब वो दरवाजा बंद करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना CAA यूनिट बना दिया, यानी केस ऑडिट एंड एश्योरेंस यूनिट। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये यूनिट बनाने के बाद अब हम ये करेंगे कि हम केस बाय केस सारों को देखेंगे, अगर किसी के अंदर कोई जान नजर आती है, कोई हमारे क्राइटेरिया पे पूरा होता है, तो हम उसको फिर अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करते हुए लीव दे सकते हैं। फिर होना ये शुरू हुआ कि जितने लोगों को तो पहले उन्होंने इंडेफिनिट लीव दे दी थी उनको तो दे दी, जब वो इस यूनिट के अंदर गए तो उन्होंने जाके यहां से फिर भी कुछ लोगों को इंडेफिनिट लीव देनी शुरू की, लेकिन मोस्टली उन्होंने यहां पे इन लोगों को डिस्क्रेशन लीव देनी शुरू कर दी, जो कि चलती रही। अब मुझे पता है एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं ये जवाब खत्म कर लूं, उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं। जो डिस्क्रेशन लीव की उन्होंने बात करनी शुरू की, उसके अंदर फिर लोगों ने चैलेंज किया कि भाई इसको बंदे को इंडेफिनिट लीव दी गई, मुझे डिस्क्रेशन लीव दी गई, इसने भी तभी असाइलम किया था, मैंने भी तभी किया था, ये भी आपके साथ इन टच रहा, मैं भी इन टच रहा, सिर्फ इसका फैसला पहले हो गया, मेरा क्यों बाद में हुआ। यहां पे मेरा हमेशा वोट आपके साथ है कि आप उसको जरूर चैलेंज करें कि भाई एक बंदे को डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके इंडेफिनिट लीव दी जा रही है, वही डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करके दूसरे को डिस्क्रेशन लीव क्यों दी जा रही है, ये चीज गलत है। दूसरा सवाल जो आपका था कि जी आपकी वाइफ को जो लीव दी जाएगी, जो उन्होंने वो कंसेंट ऑर्डर वगैरह कर करा के अब उन्होंने रिकंसिडर करके और कहा है कि जी आपकी वाइफ को वही टाइम दे दिया जाएगा जो आपको दिया गया है। मैं समझता हूं कि आपको अगर 3 साल की लीव मिली हुई है तो आपकी वाइफ को भी वही 3 साल की लीव मिलनी चाहिए, उसी तरह लेके चलना चाहिए। लेकिन अभी अगर आपको वो 3 साल का जो टाइम था आपका, वो उसमें से 1 साल आप गुजार चुके हैं, अगर वाइफ को आपको उन्होंने टाइम दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको ये कहेंगे कि जी इनकी भी लीव पुरानी टाइम से शुरू होती है। मेरा ख्याल है उनको अब से 3 महीने के 3 साल की लगा के दी जाएगी और वो वहां से लेके चलेंगे। सो जो भी होगा, मैं अभी आपको ये तो नहीं कह सकता कि इसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, बिकॉज वो मेरी जगह नहीं है। अभी आपकी फाइल मेरे सामने नहीं, मुझे आपके केस के बारे में कुछ पता नहीं, ये सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर दे रहा हूँ। या तो अपने वकील से बैठकर सारा कुछ डिस्कस कीजिए, मेरे से डिस्कस करना है, मोस्ट वेलकम, मेरे पास आ जाइए। लॉ सोसाइटी से आप मेरा नंबर ढूंढ सकते हैं, मेरी वेबसाइट से देख सकते हैं, और अब होपफुली कुछ बसों के पीछे भी आपको मेरा एडवर्टाइजमेंट नजर आएगा तो आप वहां से भी आ सकते हैं। बट एनीवे, अब नाज़रीन हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। Communication 2000 ਹੁਣ जुड़े रहो साडे नाल। इंडिया वास्ते 2 pence per minute डायल करो 08449780027। पाकिस्तान वास्ते 10 pence per minute डायल करो 08449780027। Communication 2000। सियासत का दूसरा नाम झूठ, मैं नहीं तारीख बताती है। तजिया निगार बताते हैं, आप कहते हैं। मसाइल और उनका हल कहां छुपा है? तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह, बहस नहीं बात। मसाइल का जिम्मेदार कौन, आप, मीडिया या हुक्मरान? देखिए प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਸੀੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਤੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 뮤직 ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। शीशा हो या दिल हो आखिर टूटी जाता है। मैं तेरे पिछे बन जावा ओ खुदाई, मैं तेरे उत्ते मर जावा ओ खुदाई। अपने सितारे ऑन वीनस टीवी चैनल 805।
Experience Satya Restaurant Bar and Grill in the heart of Oldby Town Centre, Leicester. Satya is a 80-seat fine dining, family-run restaurant with a friendly, homely and relaxed environment. Satya also cater for weddings, dinner parties, product launches and corporate events. Come and enjoy our special lunchtime buffet. Satya offer the very best in traditional Punjabi, South Indian and Indo-Chinese cuisine. Satya Restaurant Bar and Grill, 39 The Parade, Oldby, Leicester. नरम लजीज गुलाब जामुन, गर्म कुरकुरे समोसे, घनी मलाईदार रसमलाई, खस्ता जलेबियाँ, जालीदार ढोकला, जन्नती जायके की खालिस लज्जत। पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज विजिट करें pujasweets.com। कहता हूं सीधा अपनी कॉल्स की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है मैं ब्रेक से वापस आ गया हूं, आप अभी नहीं आए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई राजा इफ्तिखार नाम है मेरा। मैंने 2 क्वेश्चन थे आपसे। बताइए। एक तो ये कि मैं 2004 में यहाँ पे आया था, मैंने अपना DBA किया था। ठीक। उसके बाद लॉ में एडमिशन लिया था। तो कॉलेज में कुछ पेपर पास किए थे, कुछ नहीं कर सका था। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आ गया था, जो कि लास्ट ईयर मैंने यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और अभी मैं PSW पे हूँ। ठीक। उसके बाद अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक में पाकिस्तान गया हूँ 3 दिनों के लिए अपनी बेटी को वहां से लेने, मेरी डिपेंडेंट है यहाँ पे। तो वापस आया तो एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझे डिटेंशन में रखा और आफ्टर 4-5 आवर्स उन्होंने मुझे छोड़ा, लेकिन टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दी है 48 आवर्स की। ओके। उसके बाद मैंने उनको फोन किया था फ्राइडे को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू डोंट हैव टू कम फॉर साइनिंग और अपॉइंटमेंट, वी राइट ऑन अ लेटर टू यू। ठीक। अभी उसमें वो क्या कर सकते हैं या क्या सिनेरियो हो सकता है इसका? क्योंकि मैं PSW भी मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्री की थी। ठीक। तो कुछ उन्होंने आपको बताया नहीं कि क्यों कर रहे हैं वो ये? वो उन्होंने ये बताया कि जी मुझसे पूछा कि जी ऑनेस्ट डिग्री है, मैंने कहा जी ऑनेस्ट डिग्री है। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे किए, ये कुछ मेरे ज़हन में थे क्योंकि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट, दैट नेवर हैपेंड बिफोर टू मी। राइट। यूनिवर्सिटी से, इंटरनल यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री है। उन्हें ये था कि शायद मे बी के डिग्री इज अ बिट डॉजी, व्हिच इज नॉट 100%, राइट, व्हिच आई डिड फ्रॉम इंटरनल यूनिवर्सिटी। एंड नाउ द थिंग इज दैट आई हैव टू send my little daughter to school. Right. I want to know that can I send it during that time while I have to wait for the decision to come. Okay, चलन ठीक है जी, मैं बताता हूँ आपको। Your first question was कि आपके साथ क्या होगा, इन्होंने क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। इसका जवाब तो ये है कि वो जो भी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं पहले भी कहता हूँ और मैं आज दोबारा कहूंगा, होम ऑफिस जंगल का बादशाह है, अंडा दे के बच्चा दे, उसकी मर्जी है। अब आपके साथ उन्होंने सख्ती करनी है तो वो आपके साथ जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है और जो आप कह रहे हैं वो सही है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर डाल दिया जाता है। इस तरह की सिचुएशन आमतौर पे कहाँ होती है? जब आप ट्रैवल करते हैं, आप आते हैं यहाँ पे, आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको मिलता है उसका काम है ये कंफर्म करना कि आपने कभी कोई डिसेप्शन तो नहीं की, आपने कहीं पे कोई गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं दिया, आपने कहीं पैसे दे दिला के काम तो नहीं किया। मैं जो पहले ब्रेक से पहले बात कर रहा था रिटेलिएशन वाली, ये उसी चीज के अंदर आ जाता है। ये वो रिटेलिएट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बहुत सालों उनको उल्लू बनाया है। सो अब आपके सामने जो बात है वो सिंपली ये है, उन्होंने ये देखना है कि आपकी डिग्री सही है, क्या आपने कहीं पे कोई गलत डिप्लोमा तो नहीं लगाया, क्या आपने कहीं इलीगल काम किया, आपको इतने साल हो गए, 2004 से आप यहाँ पर आए हुए हैं, अभी तक आप किसी मुश्किल में ही नहीं फंसे, क्या आपने कभी काम करते हुए एक्स्ट्रा काम किया, अगर आपको 20 आवर्स अलाउड थे कहीं आपने 25 आवर्स तो नहीं काम किया, कहीं आपने फुल टाइम तो नहीं काम किया जब आपको अलाउड नहीं। ऐसी चीजें वो सारी आपकी अब देखना चाहते हैं, जिसको वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। सो अब वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, करें। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर आप हमेशा इमिग्रेशन रूल्स को नजर में रखते हुए बिल्कुल सही चलते रहे हैं तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे आपने कोई 2 नंबरी की है उनके साथ और वो उस चीज को पकड़ लेते हैं तो फिर आपके वो लीव को कर्टेल भी कर सकते हैं, आपको फौरन वो रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपकी लीव कर्टेल की जाती है, आपको राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए, उसके ऊपर आप ले सकते हैं और उसको आप फाइट कर सकते हैं। सो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज होती है तो वो कीजिएगा, अदरवाइज जस्ट कीप वेटिंग। जब वो आपका आंसर आता है, अक्सर तो यही होता है कि आपको वो आपका पासपोर्ट वापस भेज देते हैं।
कई दफ़ा ये भी होता है कि उनको कोई ना कोई ऐसी, जब वो फिशिंग एक्सपेडिशन पे निकलेंगे तो कोई ना कोई चीज़ उनको मिल ही जाती है जिसको पकड़ के वो बैठ जाते हैं। तीसरी बात आपने जो पूछी, या दूसरी बात जो आपने पूछी कि आपकी बेटी आपके साथ है, आप चाहते हैं कि उसको स्कूल में दाखिल कराया जाए, क्या करा सकते हैं कि नहीं। अभी आपकी बेटी को जो वीज़ा मिला है वो उसको मिला है आपके साथ डिपेंडेंट का वीज़ा मिला है, सो वो उसी एंट्री क्लियरेंस के ऊपर आई है यहाँ पे। अब अगर आपकी वीज़ा को उन्होंने कर्टेल कर दिया है, कर्टेल करके, और आपकी बेटी के वीजा को भी कर्टेल कर दिया, तब तो आप उसको नहीं एडमिशन करा सकते। लेकिन अगर आपका वीजा कर्टेल नहीं किया गया, अगर अभी सेक्शन 3C की वसात से आप अभी भी चल रहे हैं और अभी भी आपकी वही लीव चल रही है, देन देयर शुड नॉट बी एन इशू। आप उसको जाकर आराम से रजिस्टर करा सकते हैं, उसको स्कूल में रजिस्टर कराएं और इससे काम उसकी वो स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी आप यहाँ पे चल रहे हैं, आपका वीजा है इसलिए। लेकिन अगर आपको कर्टेल कर दिया जाता है, आपको अपील में जाना पड़ता है, तब भी आपका वीजा वही चलता रहेगा, आपका जो स्टेटस है वो वही चलता रहेगा। सो अगर ऐसी सिचुएशन है, देन योर डॉटर इज ऑल राइट। अगर ये सब कुछ नहीं है, अगर आपको उन्होंने सब कुछ कर्टेल कर दिया, देन शी शुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल, बिकॉज देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड एज जो एक रेजिडेंट को यहाँ पे मिलना चाहिए, वो सारी उसको फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट जी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, देन देयर शुड नॉट बी एन इशू। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि मैंने पता करना था, ये ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल 15 होता है, इसका क्या मतलब है। और दूसरा मेरा सवाल है, जिन लोगों ने ह्यूमन राइट्स की बेस्ड एप्लीकेशन की हुई थी और उनकी रिफ्यूज हो गई थी, और अगर वो आप कोई स्कीम इस तरह की निकालते हैं, तो क्या वो लोग भी उसमें आएंगे या वो नहीं आएंगे? किस तरह की चीज निकालते हैं सर? कोई लेगेसी वगैरह या कोई इस तरह की अगर उसको निकालते हैं, तो वो लोग जो जिनकी एप्लीकेशन यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए गई हुई है या इस तरह की हुई है, तो वो उसमें कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे? ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, जब आपने कोई एप्लीकेशन की होती है और आपको अगर एक लॉ के अंदर कंसिडर करके आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई लॉ नया आता है और उसके अंदर भी आपका एक जिसे कहते हैं वो कवर आप कर सकते हैं उसको, तो डेफिनेटली आप उसके अंदर आएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, अगर ये लेगेसी वालों को आप देखें, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने असाइलम किए, असाइलम उनके रिफ्यूज हो गए, यानी एक कानून के तहत उनको रिफ्यूज कर दिया गया। उस कानून के तहत उनको पूरा देखा गया कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितनी दूर जा सकते हैं, वो सारी बात उनकी आ जाती है। अब उन्होंने वो जितना कुछ करना था, उनकी अपीलें सारी खत्म हो गई, हर चीज उनको जो कानून प्रोवाइड करता था वो खत्म हो गया, और वो करने के बाद फिर भी वो यहाँ पे रहे। लेकिन जब लेगेसी वाला एक केस वर्क शुरू हुआ तो उसमें उनको स्टेटस मिल गया। उसी तरह से अगर आप देखें 2003 में गालबन अक्टूबर में उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली थी जो कि ओवरस्टेज को लुक आफ्टर कर थी, फैमिली ILR एक्सरसाइज उसको नाम दिया गया था। अब उसके अंदर क्या था कि जिन लोगों ने 2 अक्टूबर 2000 से पहले असाइलम किया था और जिनके घर में 23 अक्टूबर 2003 के बाद या 3 से पहले कोई बच्चे उनके साथ 18 साल से कम उम्र के रह रहे हैं, तो वो लोग उसके अंदर आते थे और उनको इंडेफिनिट लीव दी जा रही थी। ये भी वही उसी तरह की चीज थी कि आपको पहले एक कानून के अंदर रखा गया, उस कानून के अंदर आपको तमाम मराहत दी गई, आपको देखा गया कि आप कितना फाइट कर सकते हैं उसको, जो भी अपील राइट्स से आपके खत्म हो गए, फिर भी अगर आप यहां पर हैं तो किसी एमनेस्टी के अंदर, किसी पॉलिसी के अंदर आपको वो चीज मिल गई। मैं यहां पे कहता चलूं, मुझे रोज सवाल पूछा जाता है बहुत सारे लोगों से कि जी कोई एमनेस्टी आ रही है, वो कोई किसी अखबार ने कहा कि एमनेस्टी आ रही है, पता नहीं किसी रेडियो स्टेशन पे सुना, किसी प्रोग्राम में सुना कि एमनेस्टी आ रही है। ऐसी कोई अभी चीज नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि मेरी नजर में, मेरे इंफॉर्मेशन में अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो कोई एमनेस्टी का नाम हो। जो हाँ, ये चीज जरूर है, एक्सपेक्टेशन एक होती है। एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्योंकि इतना अरसा गुजर गया और अभी भी हजारों लाखों लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास स्टेटस नहीं है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई चीज आनी चाहिए, लेकिन ये चीज एक एक्सपेक्टेशन तक है, इससे आगे नहीं है। इसके साथ अगर मैं देखूं कि ये गवर्नमेंट जो चल रही है और जिस स्पीड से ये गवर्नमेंट जा रही है और जिस वो एक इंटेंसिटी के साथ ये गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी हम माइग्रेशन रोकेंगे, हम इमिग्रेशन को कट डाउन करेंगे, हम उनको वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स से लाके टेंस ऑफ थाउजेंड्स में लेकर आएंगे और उसके बाद भी उसको और भी कट डाउन करेंगे, ये सब कुछ करने के लिए अगर वो एक साथ एमनेस्टी को अनाउंस कर देते हैं तो मेरा ख्याल है सारे का सारा यूके इनको भी पड़ जाएगा कि ये क्या कर दिया।
सो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसी चीज आ सकती है। हो सकता है कि कोई एक कंसल्टेशन हो चल रही हो होम ऑफिस के अंदर और उसके बाद वो कोई एक ऐसी चीज निकालें कि जिससे इनडायरेक्टली वो लोगों को स्टेटस देना शुरू करें, लेकिन आई रियली कांट से कि कोई ऐसी अनाउंसमेंट आएगी कि जहां पे वो कहें कि जी हम बहुत एक आम माफी का ऐलान करते हैं और सबको हम एमनेस्टी देते हैं यहाँ पे कि जी जो लोग इलीगल आए और जो लोग आके हमें इतने साल से धोखा देते रहे और छुप के बैठे रहे और हमारी इकोनॉमी में काम करते रहे और सारा कुछ करते रहे, यहाँ रहते रहे, हम उनको स्टेटस देने को तैयार है। ऐसी स्टेटमेंट अभी करना इस गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई नई आती है गवर्नमेंट, कोई और पॉलिसी आती है, तो उसके अंदर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कोई नई चीज है। अब बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर ऐसी कोई नई चीज आती है तो जितने लोगों को पहले लेगेसी में रिफ्यूज किया गया या उनको स्टेटस नहीं दिया गया, क्या वो लोग उसमें आ सकते हैं? ऑफ कोर्स आ सकते हैं। अगर कल कोई पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी के अंदर ये कहा जाता है कि जो लोग इतने साल से यहां रह रहे हैं, कोई कंडीशन लगा दी जाती है, क्योंकि हर दफा कंडीशन होती है ना। पहले कंडीशन क्या लगाई गई, जो वो फैमिली ILR एक्सरसाइज थी कि अक्टूबर 2 से पहले, अक्टूबर 2 2000 से पहले आपने असाइलम किया हो और 23 अक्टूबर से पहले, 23 अक्टूबर 2003 से पहले आपके घर में कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा आपके साथ रह रहा हो। इफ दैट इज द केस, ये कंडीशंस हो, अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो हम आपको इंडेफिनिटली देते हैं। लेगेसी आया 2007 में अनाउंस किया उन्होंने, आई थिंक इट वाज जून और जुलाई था 2007। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो लोग मार्च 2007 से पहले के आए हुए हैं और जिन्होंने असाइलम किए हुए हैं, जो पुराने असाइलम केसेस बनते हैं, जो कि न्यू असाइलम मॉडल के अंदर नहीं आते, और जो लोग होम ऑफिस के साथ इन टच रहे, उनको स्टेटस दिया जा रहा है। सो कंडीशंस उसके साथ ये बनी। सो अभी भी जो भी चीज आएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉलिसी आती है उसमें कहा जाता है कि जी हम ये ओवरस्टेज के लिए पॉलिसी निकाल रहे हैं कि जो लोग 10 साल से ज्यादा ओवरस्टे हो चुके हैं हम उनको स्टेटस देने को तैयार हैं, या जो लोग 8 साल से ज्यादा ओवरस्टे हो चुके हैं उनको देने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने कोई एप्लीकेशन डाली हो, प्रोवाइडेड वो सिस्टम में मौजूद हो। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आपके मैक्सिमम चांसेस जो सक्सेस के बनेंगे वो तभी बनेंगे अगर आप सिस्टम में मौजूद होंगे, क्योंकि सिस्टम में मौजूद होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो ये कि आप कॉन्स्टेंटली होम ऑफिस के साथ इन टच है। आप ये कह रहे हैं कि जी हम आपको धोखा नहीं दे रहे, हम छुपे हुए नहीं हैं, हम भागे हुए नहीं हैं, हम आपके सामने हैं, हम केस को फाइट कर रहे हैं। ठीक है, कानूनी तौर पे जो भी चीजें करने वाली हैं वो हम करेंगे। अगर आप रिफ्यूज करते हो तो हम वापस चले जाएंगे। अब होता क्या है कि अगर आप अपनी फाइट सही तरह से करते हो तो कहीं ना कहीं केस आपका जीत लिया जाता है और आपको वापस नहीं जाना पड़ता। उसी तरह की चीज अगर आगे आप बाकी सिचुएशंस को देखें कि और केसेस के अंदर क्या हो सकता है, आपने मेन चीज जो लेके चलनी है वो ये चलनी है, कोई ना कोई एप्लीकेशन आपकी चल रही हो, कुछ ना कुछ आपका एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड हो फ्रॉम द होम ऑफिस और फ्रॉम द कोर्ट या कहीं से भी, ताकि किसी वक्त भी अगर आपको खड़े करके एकदम पूछ लिया जाए बताओ क्या स्टेटस है, तो आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो। अगर ऐसी सिचुएशन है आपको फौरन निकाला नहीं जा सकता। अगर आपको निकाला नहीं जा सकता दैट मीन्स आपकी अपील राइट्स ही बनते हैं, आपका कोई ना कोई और राइट भी बनता है और आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर आप बैठे में 8 साल से कोई एप्लीकेशन ही नहीं डाली तो भाई कहीं से ऊपर से कोई चीज नाजल तो नहीं होनी आपके लिए कि जो आपको आके कुछ मिलेगा यहाँ पे। सो मेरा मशवरा हमेशा की तरह यही होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन डाले रखें, कुछ ना कुछ लेके चलें। कल को कोई पॉलिसी आती है, कोई ऐसी चीज आती है तो तब आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं कि आपको उसमें फायदा मिलेगा, चाहे पुराने कानून के तहत आपको उन्होंने रिफ्यूज भी कर दिया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम। अली साहब मुझे एक दो सवाल पूछने हैं आपसे। बताइए। मैं 2006 में आया था एज अ विजिटर जी, और मैं वापस नहीं गया जी, तो मैंने कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं की है। और क्या मैं जी मैं बिल्कुल आपकी बात पे मुझे पता चल गया जी। और दूसरी, क्या मैं कोई किसी मेरिट पे पूरा उतरता हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन कर सकता हूँ या स्टिल मुझे छुप कर ही रहना पड़ेगा? ठीक। और एक और सवाल है मेरा, अगर मैं बिजनेस वीजा लेना चाहूँ जी, इधर ले सकता हूँ पाकिस्तान में? मुझे आप बता सकते हैं, मेरी पहली बार कॉल मिली है बहुत टाइम के बाद। अच्छा, मुझे बताएं तो। चलें मैं बताता हूँ सर। बिजनेस वीजा की जो आप बात कर रहे हैं वो 2 लाख पाउंड वाले की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, चलें ठीक है। अब आप गौर से सुनिएगा सर। पहली चीज जो आपका पहला सवाल का जवाब है, 2006 से आप आए में 2012 खत्म होने को आया, 6 साल आपको गुजर चुके हैं यहाँ पे। 6 साल में कुछ मिला सर जी? कुछ नहीं मिला। जब तक कुछ मांगोगे नहीं कुछ मिलेगा नहीं। एप्लीकेशन कोई डालेंगे तो कोई बात बनेगी। सो मेरा तो मशवरा यही कि एप्लीकेशन डालें। दूसरी बात जो अब आती है कि आपकी वो बिजनेस वीजा की, और क्या आप किसी चीज पे पूरा उतर सकते हैं कि नहीं, ये याद रखें। आप 2006 से यहाँ पर आए हैं, किसी इमिग्रेशन रूल के अंदर आप आते हैं नहीं,
इमिग्रेशन रूल के लिए आपको लीगल होना पड़ता है, आपने एप्लीकेशन जो डालनी है वो आपकी विद इन द रूल्स चलेगी, आप वो चीज नहीं कर सकते। दूसरी स्टेज पर आ जाएं, क्या आपकी कोई यूरोपियन केस वर्क के अंदर बात बनती है? कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपकी वाइफ, कोई आपकी फियांसे, कोई आपकी गर्लफ्रेंड, कोई और जानने वाला, कोई ऐसा रिलेटिव जो कि आपको स्पॉन्सर कर सके यूरोपियन केस वर्क के अंदर? नहीं, आपने मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया। नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं, खतरे वाली स्टेज आ जाती है, असाइलम। क्या आपका कोई ऐसा खतरा है, क्या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी बेस पे अगर आप वापस जाना चाहें अपने मुल्क तो आपको मसला होगा और आप जाके सेफ नहीं रहेंगे और आपको कोई अथॉरिटी से मदद नहीं मिलेगी, आप मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं जा सकते? अगर ऐसी चीज है तो आप असाइलम कर सकते हैं, अगर नहीं तो असाइलम भी निकाल दीजिए। चौथी चीज आखिर में रह गई ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के ऊपर इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं 20 साल गुजारे आपने यहां पे? नहीं। क्या आप 18 से 25 साल की उम्र है आपकी और क्या आपने उसमें से आधी जिंदगी यहां गुजारी? नहीं। क्या आप 18 साल से कम हैं और आपने 7 साल यहां पे गुजारे? नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आप ह्यूमन राइट्स के अंदर भी नहीं आते। हाँ, एक जो चीज उसके अंदर बचती है वो ये कि जी आपके तमाम कनेक्शंस खत्म हो चुके हैं यूके के साथ, वो अपने मुल्क के साथ। अब अगर आप 2006 में आए यहाँ पे और आपने अपनी मोस्टली जिंदगी वहां गुजारी तो ये भी कहना मुश्किल है कि आपकी कोई कनेक्शंस नहीं है, कोई फैमिली लाइफ नहीं, कोई आपकी लैंग्वेज का कोई कनेक्शन नहीं, कोई सोशल कनेक्शन नहीं, वो सब कुछ भी खत्म हो जाता। आखिर में घूम फिर के बात क्या रह जाती है कि आप एक आर्टिकल 8 के ऊपर फॉल बैक कर सकते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि आपकी प्राइवेट और फैमिली लाइफ जो यहां पे बन चुकी है आप उस पर जा सकते हैं। अब उसमें जान कोई भी नहीं, मैं हरगिज ये नहीं आपको कह रहा कि हाँ जी फौरन भागे भागे जाएं, एप्लीकेशन डाल दें ह्यूमन राइट्स की आर्टिकल 8 के ऊपर और आपको 3 महीने में स्टेटस मिल जाएगा। नो, आपका क्या है, मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा अपनी एप्लीकेशन फिर भी कोई ना कोई डाल दें। अगर आपने यहां से जाना नहीं, अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं इतना सेटल हो चुका हूं कि मैं यहां से जा नहीं सकता, तो खाली हाथ मत बैठें, कोई ना कोई एप्लीकेशन डालें। हाँ, अगर आप समझते हैं कि नहीं जी इस पे कोई मेरिट्स नहीं है, कोई जान नहीं है, तो यहां पे रहने का फायदा नहीं, मैं चला जाऊंगा यहां से, बहुत अच्छा आइडिया है, आप वापस जाइए। आप अगर अपनी मर्जी से वापस जाते हैं तो आपके ऊपर 1 साल का बैन होगा और उसके बाद फिर आप एंटरप्रेन्योर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर जो 2 लाख वाला आपने जो बिजनेस वाला पूछा उसका फायदा क्या है, आपको जब फ्रेश वीजा आप अप्लाई करेंगे 1 साल के बाद, आप वहां बताएंगे ये मेरा नाम है, 2006 में मैं गया था, मैं ओवरस्टे हो गया, इतने साल मैं वहां पे रहा, इलीगल रहा, छुप के रहा, फिर जब मुझे कोई समझ नहीं आई कि मेरा क्या हो सकता है तो मैंने खुद टिकट कराई, खुद फ्लाइट ली और मैं वापस अपने मुल्क आ गया। अब मैंने आके 1 साल का बैन गुजारा है और अब मेरे पास 2 लाख पाउंड मौजूद है जिसमें मैं जाके बिजनेस करना चाहता हूं यूके में। मेरी इंग्लिश उस लेवल की, अब तो आपको B1 लेवल की इंग्लिश, B2 लेवल की इंग्लिश मेरा ख्याल है करनी जरूरी है, C1 से उन्होंने कम कर दिया उसको एज ऑफ 13th। सो वो सब कुछ अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको वीजा मिलेगा। आप एंटरप्रेन्योर की बेस पे यहां पर हैं, आपने आके यहां पे पहले 3 साल के अंदर अपने 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करना है। अगर उसमें आपकी टोटल टर्नओवर 5 बिलियन से ज्यादा हो जाता है या आपने 10 नई जॉब्स क्रिएट कर दी तो उसकी बेस पे 3 साल के अंदर आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें इस पूरे प्लान में मुझे कोई बुरी चीज नजर नहीं आती। सो मेरा मशवरा आपको यही है कि अगर आपको नजर नहीं आता कि आपके कोई इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं अभी और आप 2 लाख पाउंड इकट्ठा करके और यूके में आके बिजनेस कर सकते हैं, तो मेरे मुताबिक भाई बेस्ट चाहिए, बोरिया बिस्तरा बांधें, अपना टिकट कराएं तो वापस जाएं, 1 साल गुजार के वहां पे, उसके बाद सारी अपनी इंफॉर्मेशन, पूरी अपनी जो वो ये इमिग्रेशन हिस्ट्री के काले करतूत है सारे बता के फिर अप्लाई करें कि हाँ मैंने गलत किया लेकिन फिर मैंने उसका अपने जो वो सारे गुनाह माफ कराने वाली बात करनी थी, वो 1 साल का बैन गुजार ली है। सो अब मुझे यहाँ पे नए रूल्स के मुताबिक, इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक मुझे पॉइंट्स दिए जाएं और मुझे बिजनेस वीजा दिया जाए या एंटरप्रेन्योर वीजा दिया जाए ताकि मैं जाकर यूके में रह सकूं और मैं काम कर सकूं, मैं प्रॉपर्ली स्टेटस ले सकूं। ठीक है सर, मेरा ख्याल है आपके लिए बेस्ट चीजें होगी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, मेरा ख्याल है आपके लिए बेस्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका कोई टीवी शीवी तो नहीं चल रहा सर? कॉल ड्रॉप हो जाएगी, बताइए। मैं टीवी बंद कर दिया जी, मैं सवाल करता हूँ और उसके बाद टीवी पे आपका जवाब सुनूंगा सर। जी बताएं। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ और 2013 में मेरा यहाँ पर वीजा खत्म हो रहा है, जनवरी 2013 में। आई डोंट नो कि ये कर्टेल हो चुका है कि नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट काफी अर्से से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। मेरा बच्चे हैं मेरे साथ और मेरी वाइफ है, लेकिन उसको 7 साल पूरे हो रहे हैं 2 जुलाई को। वाइफ को अभी जनवरी से जुलाई महीने मेरे पास वीजा भी खत्म हो जाएगा जनवरी को, तो अभी मुझे कोई एप्लीकेशन डालनी चाहिए ताकि मेरे 7 साल पूरे हो जाए बच्चे के जुलाई 2013 में। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं? मैं टीवी पर आपका जवाब सुनूंगा कि मुझे कौन सी एप्लीकेशन इन 6 महीनों के लिए, और ये भी मुझे पता नहीं है कि मेरा वीजा कर्टेल है कि वैलिड है, क्योंकि मैं लास्ट 1.5 ईयर से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ।
वेरी गुड। चलें सर, अब आप गौर से सुने, मैं आपको बताता हूं। एज ए लॉयर मेरा पहला काम यह बनता है कि मैं आपको बताऊं आपने क्या क्या गलत किया है। सबसे पहली चीज आपको यह समझनी है, आपने वीजा लगवाया स्टूडेंट वीजा। उस स्टूडेंट वीजा का मतलब है कि आप यहां पर आएंगे, आप एक कॉलेज में जाएंगे, अपनी स्टडीज, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। जितनी देर आप यहां पर रह रहे हैं आपकी एजुकेशन चलनी चाहिए, आपको उन रूल्स के मुताबिक चलना है, क्योंकि अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते यू विल बी इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। अब जो आपका वीजा लगा था वो आपने बताया जनवरी 2013 तक का आपका लगा था। अब साल डेढ़ साल से आप कहते हैं जी मैं कॉलेज गया ही नहीं। अब साल डेढ़ साल कॉलेज ना जाने का इफेक्ट क्या होगा? वो ये हुआ होगा कि कॉलेज का आपका लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें स्पॉन्सर्स को स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करना है तो उनके पास लाइसेंस होना लाजमी है। अब उस लाइसेंस की एक शर्त यह होती है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट कॉलेज अटेंड नहीं कर रहा तो आप खुद होम ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे और आपका वीजा कर्टेल करवाएंगे। अब उन्होंने आई एम श्योर कि ये चीज कर दी होगी, आपका वीजा कर्टेल करा दिया होगा होम ऑफिस को इन्फॉर्म करके। अब बात आती है कि जी आप कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरी बला से उन्होंने कर दिया हो, उसको खैर है, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे तो 7 साल कंप्लीट हो रहे हैं जुलाई में, तो मेरा तो फर्स्ट क्लास काम चलेगा, मैं अपनी वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दूंगा जब मेरा वीजा खत्म हो रहा है जनवरी 2013 में। सिर्फ जो एक मुझे चीज नजर आती है इसमें वो ये कि मुझे नहीं लगता कि आपका कोई करंट एड्रेस होम ऑफिस के पास मौजूद है, बिकॉज अगर ऐसा होता तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई ना कोई लेटर वहां से आया होता, कोई ना कोई कर्टेलमेंट लेटर आया होता, कोई कॉलेज की तरफ से कंफर्मेशन आई होती कि जी आपकी लीव कर्टेल कर दी गई। बिकॉज मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आपकी अभी भी वैलिड लीव चल रही हो और कॉलेज को पता ही और होम ऑफिस को पता ही ना हो कि इस कॉलेज में आप नहीं आ रहे और वो कॉलेज अभी भी रजिस्टर पे है। या तो ये होगा कि कॉलेज ने इन्फॉर्म कर दिया होगा, या ये कि वो कॉलेज भी खत्म हो चुका होगा और आप पता नहीं कहां से कहां जा चुका होगा, तो उसके सारे स्टूडेंट्स के वीजाज ऑटोमेटिकली कर्टेल कर दिए गए होंगे। या ये होगा कि उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा कि जी आपका वीजा कर्टेल किया जाए, होम ऑफिस ने आपको लेटर लिखा होगा, आपको अपील का राइट दिया होगा, आपने वो अपील भी नहीं की, इसलिए आपकी एप्लीकेशन अब बिल्कुल करनी नहीं बनती। सो ये सारी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप काफी मुश्किल में हैं और ये सब कुछ जो आपने किया वो गलत किया। अब बात आती है कि अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ये तो ठीक है, मैंने आपको बता दी कि जी आपके गलत काम क्या हैं, अब आगे बताना है कि अब उसका इंतजाम क्या किया जाए, करना क्या है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको कोई 100% यहाँ पे वो रास्ता बता दूंगा इसमें से कि कैसे निकलना है, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इन ब्रीच यहाँ पे रहते हैं और उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं, एक हमें लॉ में चीज समझाई जाती थी, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। इसका मतलब क्या कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ एक हमदर्दाना बात की जाए, आपके साथ एक इक्विटेबल किस्म की बात, यानी कि आपके साथ एक अच्छाई की जाए, तो कम से कम साफ हाथों के साथ हमारे सामने आओ। यानी आपके अपने कॉन्शियंस पे आपके कोई और काला दाग नहीं होना चाहिए, आपने कुछ गलत काम ना किया हो। अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ अच्छे रहें तो हमारे साथ कोई बुराई ना की हो, बेसिकली ये बात बनती है। अब आपने क्या किया, आप कहते हैं कि जी 7 साल के बाद मेरे बच्चों को जब 7 साल हो जाएंगे यहां, तो मैं अप्लाई करना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के इतने ह्यूमन राइट्स बन गए हुए हैं कि उनको यहां से निकाला ना जाए। लेकिन इससे पहले आपने क्या किया, आपने वीजा लगवाया, आपने इन ब्रीच रहते हुए यूके में आपने अपना वीजा कर्टेल नहीं करवाया, खत्म नहीं करवाया, होम ऑफिस को अपना इंफॉर्मेशन नहीं दी, कॉलेज को नहीं बताया, वापस छोड़ के नहीं चले गए, ये सब कुछ आपने गलत किया। अब जो नए लॉज हैं 9 जुलाई 2012 के बाद, प्लीज कान खोल के सुनिएगा इसको, नए लॉज के अंदर होम ऑफिस की बात ही ये है कि वो ये नहीं कहते कि जी अगर आपके बच्चे के 7 साल हो गए ऑटोमेटिकली आपको स्टेटस मिल जाएगा। नो, जो नए रूल्स कहते हैं वो ये है कि अगर आपके बच्चे को 7 साल हो गए तो उसकी एलिजिबिलिटी बनती है कि उसको कंसिडर किया जाए। उससे पहले तो हम देखेंगे ही नहीं, एलिजिबिलिटी बनती है। अब क्या करना है उन्होंने, अब उन्होंने वो एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज करनी कि अच्छा एक तरफ बच्चे के 7 साल हैं कि हाँ ठीक है, बच्चे ने 7 साल यूके में गुजार लिए, वो सेटल हो गया होगा, उसने अच्छा यहाँ के मुताबिक बोलता होगा, यहाँ के मुताबिक एजुकेशन उसने ले ली, उसकी सोशल लाइफ चल रही होगी, सारा कुछ है। क्या इसको बैलेंस किया जा सकता है आपके कॉन्डक्ट के साथ? अब वो सिर्फ नहीं, जो पहले राजगार जो एक केस था उसके अंदर था कि आपने ये देखना है कि जी जो होम ऑफिस की जो पब्लिक पॉलिसी है, जब आप दोनों चीजों को बैलेंस करें कि जी उन्होंने अपनी एक इफेक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी चलानी है और आपकी लाइफ है दूसरी तरफ, दोनों चीजों को बैलेंस किया जाए तो क्या जवाब आता है? वो राजगार का टेस्ट है जो ये कहता है कि अगर आपकी लाइफ की ज्यादा इंपॉर्टेंस बनती है तो आपको जीत जाना चाहिए उस केस में। यहां पर अब टेस्ट डिफरेंट हो गया। अब बात क्या है, एक तरफ आपके बच्चों की लाइफ है
और दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट बात बनती है वो ये है कि क्या आपका कॉन्डक्ट यानी आपका बिहेवियर ऐसा रहा कि आपके साथ डिस्क्रेशन दिखाया जाए, आपको क्या आपके साथ अच्छाई की जाए यहां पे। अब अगर आप उनको थ्रू आउट धोखा देते आए हैं और अंडरग्राउंड जाके छुपे रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं किया और फिर आप सामने आते हैं, तो वो आपको रिफ्यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करेंगे, कर सकते हैं। आपके लिए अभी मैं यहां पे इस प्रोग्राम पे बैठ के, क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, सिर्फ ये चीज बता रहा हूं कि क्या फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। आपका जो भी सारा डूबियस किस्म का बिहेवियर रहा है, अब उसको भी कंसिडर किया जाएगा। अब आप जाते हैं जी जनवरी 2013 में, एक तरफ आप जाके अप्लाई कर देते हैं एक्सटेंशन के लिए, तो आपको रिफ्यूज करके भेज दिया जाता है कि भाई आपकी किधर की एक्सटेंशन, आपको तो बड़ी देर का हमने कर्टेल कर दिया हुआ है क्योंकि आप तो कॉलेज गए नहीं, आपने कुछ किया नहीं। ये लो अपील का राइट भी आपको देते हैं क्योंकि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन थी यहाँ पे अभी तक, जो आपके पासपोर्ट पे थी, हालांकि हम कर्टेल कर चुके थे, चलो फिर भी हम देते हैं आपको अपील का राइट। अगर आपको अपील का राइट मिलता है, आप जाते हैं कोर्ट के अंदर, क्या कहेंगे जाके कि नहीं जी मैं तो कॉलेज में जा रहा था, क्या हो रहा था क्या नहीं, वहां पे भी आपका बिहेवियर सारा सामने आता है। उस हद तक आपके 7 साल भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे, आप रूल्स के अंदर भी नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा बात आपकी क्या हो सकती है कि जी जनरल आर्टिकल 8 राइट्स के अंदर देखा जाए और मुझे कंसिडर किया जाए और मेरे बच्चों को कंसिडर किया जाए। दूसरी तरफ ये कि अगर आप नहीं करते जनवरी में एप्लीकेशन, आप कहते हैं अभी भी मैं इलीगल रह रहा हूं, आगे भी मैं चलता रहूं, जब 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे मैं तब एप्लीकेशन करूंगा, वो आपकी चॉइस है। क्या आप उससे जाके एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर रिफ्यूज किया जाता है तो आपको अपील का राइट नहीं मिलेगा, फिर आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं, रिकंसिडरेशन करते हैं, और अगर वो आपको रिमूव करने की कोशिश करें तो आपको अपील का राइट मिल सकता है। ये मैंने आपको तकरीबन आधी इमिग्रेशन की किताब बैठ के कोई मेरा ख्याल है 5 मिनट में बताने की कोशिश की है। प्लीज इसको एज हतमी मत लीजिएगा, इसको एज वो जो कहते हैं ना कि कंप्लीट अपना जवाब मत लीजिएगा। ये मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, सिर्फ पॉइंटर्स बताए हैं यहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारी और चीजें जिनको हमने देखना है। ये हमारा काम होता है, इसलिए वकील जो होते हैं वो आपसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि हमारा जरा नॉलेज उसके अंदर ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होता है। मेरा मशवरा आपको ये है, जो मैंने आपको चीजें बताई उनको गाइडेंस के तौर पर जरूर देखें, लेकिन किसी के साथ बैठ के जो प्रॉपर वकील हो, जो अपना काम जानता हो, वो उसके साथ बैठ के इसको डिस्कस करें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा सके। ऑलराइट जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है अब आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। हमेशा की तरह बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी वो डिस्कशन भी रही और सारा कुछ। अब मेरी कोशिश है कि मेरे ईमेल भी आपको मिल जाए ताकि अगर कोई आप सवाल देना, हाँ बल्कि स्क्रीन के ऊपर मेरी ईमेल आ गई है, अगर आप मुझे इस पे कांटेक्ट करना चाहें तो आप ईमेल कर सकते हैं। मैं वादा नहीं करता कि मैं सबको फौरन जवाब दूंगा, कोई छोटे क्वेश्चंस हो तो जरूर दीजिए, लेकिन अपने पूरे केस डिस्कस करने की कोशिश ना कीजिएगा। मेरा आज का प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।